नमस्ते टूरिज्म फेलोज, वेलकम बैक टू टी फॉर टूरिज्म, जहां हम सिंप्लीफाई करते हैं टूरिज्म को यूनिट बाय यूनिट। तो आज हम देखने वाले हैं यूनिट 3 को। और यहाँ पर हम देखेंगे कि ये टूरिज्म से किस तरह से रिलेटेड है और हमें इसे किस तरह से कवर करना है। तो हम यहाँ पर ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें देखेंगे कि नेचर एंड करेक्टरिस्टिक ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट क्या है, इसमें सीजनैलिटी एंड डाइवर्सिटी किस तरह से अपना रोल निभाती है। उसके बाद हम कंसेप्ट भी समझेंगे टूरिस्ट अट्रैक्शन का और इसकी क्लासिफिकेशन भी देखेंगे। और इसके बाद हम यूनिट 3 में कवर करेंगे हमारे क्लासिकल डांसेस, फोक डांसेस ऑफ डिफरेंट रीजन्स, फोक कल्चर कौन कौन से हैं, इंडियन म्यूजिक कौन कौन से हैं, यानी संगीत घराना। ओके। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे एशियन टेम्पल्स कौन कौन से हैं जो कि हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स में आते हैं। केव्स हो गया, स्तूपास हो गया, मोनेस्ट्रीज हो गया, फोर्ट्स हो गया, पैलेसेस हो गया। इसमें चाहे इस्लामिक हो चाहे कॉलोनियल आर्ट वगैरह हो, तो ये हम सारी चीज़ें यहाँ पर कवर करेंगे। उसके बाद मेजर रिलीजियस सेंटर भी देखेंगे जो कि हिंदुइज़्म से रिलेटेड होगी, बुद्धिज़्म से रिलेटेड होगी, जैनिज़्म हो गया, सिखिज़्म हो गया, इस्लामिज़्म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पर पहले पैराग्राफ में कवर होगी। इसके साथ ही हम यहाँ पर कवर करेंगे इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड जो भी टूरिस्ट सर्किट्स है, जो रिलेटेड होगी महात्मा गांधी जी से, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद। तो वैसे तो यहाँ पर बहुत सारी स्ट्रगल से रिलेटेड साइट्स हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि महात्मा गांधी दिया गया है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो प्रॉपर उनकी लाइफ है या जो भी है, वैसे तो सब चीज़ इसमें देखना इम्पोर्टेंट है। पर हम इसे देखेंगे टूरिज्म पर्सपेक्टिव से, ये इंडियन टूरिज्म प्रोडक्ट कैसे बनता है और कैसे ये टूरिज्म में जो है अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। और ये जो हमारा सेकंड पैराग्राफ है ये हमारे नेचुरल साइट से ही रिलेटेड है मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो है नेशनल पार्क्स देखेंगे हम, जो मेजर मेजर है। वैसे तो एक नज़र में हमें सभी पता होने चाहिए कौन से नेशनल पार्क कहाँ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है, फर्स्ट कौन सी थी, अभी रिसेंट कौन सी है, ये सारी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेंगे, रिजर्व बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया देखेंगे, इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, एक्सेसिबिलिटी कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर की जाएगी। और यहाँ पर आपको ये भी देखना है, वैसे तो यहाँ पर नाम दिए गए हैं कि कौन-कौन से जो नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है या फिर जो बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ इंडिया है, कौन से हमें मेनली कवर करने हैं। जैसे दाचिगाम हो गया, कॉर्बेट हो गया, रणथंभौर हो गया, भितरकनिका, कान्हा। तो ये तो हमें कवर करने ही हैं जो कि हमारे सिलेबस में मेंशन किया गया है। इनकी हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए, ये क्यों फेमस है और यहाँ पर किस तरह की जो है सुविधाएँ हमें मिलती है। ये हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद यहाँ देखिए हिल स्टेशंस, यहाँ पर हिल स्टेशंस के नाम भी दिए गए हैं, गुलमर्ग, कुल्लू मनाली, शिमला, मसूरी। ये क्यों फेमस है और ये हिल स्टेशन क्यों बनाए गए हैं, ये चीज़ हम यहाँ पर देखेंगे। और देखेंगे कि टूरिस्ट पोटेंशियल ऑफ हिमालयाज़ यानी कैरिंग कैपेसिटी कितनी है इन हिल स्टेशंस की या हिमालयाज़ की। ओके। और ये जो हमारा थर्ड पैराग्राफ है ये रिलेटेड है हमारे बीच टूरिज्म से, यानी जो भी हमारा बीच वाली जो भी हमारी स्टेट्स है जैसे गोवा, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश, ओडिशा वगैरह। तो वहाँ पर कौन-कौन से बीच रिज़ॉर्ट है और वहाँ पे जो बीच टूरिज़्म है किस तरह से वहाँ पर फल-फूल रहा है, उनकी लोकेशंस क्या है, एक्सेसिबिलिटीज़ कैसी है, फैसिलिटीज़ कैसी है, ये सारी चीज़ें यहाँ देखेंगे। और जो भी टूरिज़्म में नए ट्रेंड्स आ रहे हैं, अब हमें तो पता है कि टूरिज़्म थोड़े बहुत होते हैं, पर अब यहाँ पर जो न्यू टर्म्स आती है, जैसे मेडिकल टूरिज़्म क्या है, इको टूरिज़्म क्या है, मेडिकल टूरिज़्म कहाँ-कहाँ ज़्यादा फ़ेमस है, इको टूरिज़्म कहाँ पर ज़्यादा फल-फूल रहा है, या जो रूरल टूरिज़्म है, उसको कहाँ प्रमोट किया जा रहा है, एग्री टूरिज़्म हो गया, एडवेंचर टूरिज़्म हो गया, एक्वा बेस्ड टूरिज़्म हो गया। तो ये सारी चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। ये जो हमारा यूनिट 3 It's है, 1 o'clock. ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। और अगर हम इसे बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। और ये जो जनरल नॉलेज वाला सारा पार्ट है ये यूनिट 3 वाला, और बहुत मज़ेदार भी है, क्योंकि अगर आप इसे खुद से भी कवर करेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा और बहुत ज़्यादा नॉलेज भी इसमें गेन होगा।
ओके, तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारे यूनिट 3 के फर्स्ट टॉपिक से, जो कि है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टूरिज्म प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। सीजनैलिटी एंड डाइवर्सिटीज़ क्या-क्या है इसमें। तो यहाँ देखिए, इंडियन टूरिज्म प्रोडक्ट का कोर नेचर किस तरह का है, पहले हम ये देखते हैं। अब आपको पता है कि ये जो हमारा इंडिया है, इसमें बहुत सारे कल्चर है, रीति रिवाज है और अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। और इतने सारे डाइवर्सिटी होने के बाद भी जो हमारा इंडिया का टूरिज्म है, उसमें यूनिटी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो इसका जो कोर नेचर है, सबसे पहला है कंपोजिट नेचर। कंपोजिट का मतलब होता है मिश्रित नेचर वाला। इसमें बहुत सारी चीज़ें ब्लेंडेड है। हमारे जो नेचुरल लैंडस्केप है, लैंडस्केप में भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहाड़ भी है, बीचेस भी है, यहाँ पर जो है डेजर्ट भी है, रेगिस्तान भी पूरा है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है वेटलैंड्स भी बहुत ज़्यादा है। तो ये जो हमारे लैंडस्केप है, ये भी मिश्रित है। और जो लिविंग हेरिटेज है, जो हमारे कल्चर है, रीति रिवाज है, ये भी यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग ट्राइबल्स के जो लोग रहते हैं, अपनी अपनी मान्यताएं हैं सबकी, उनका जो अपना रहना सहना है वो अलग अलग टाइप का है। तो ये जो लिविंग हेरिटेज हो गई, ये भी यहाँ पर अलग अलग होने के बावजूद भी यहाँ पर सब चीज़ मिश्रित है, कंपोजिट नेचर की है। यहाँ पर जो क्लासिकल आर्किटेक्चर है, चाहे वो इस्लामिक आर्किटेक्चर हो, हिंदुइज्म वाला हो, जैनिज्म वाला हो, तो यहाँ पर वो भी अलग-अलग है। और मॉडर्न हॉस्पिटैलिटी के तरीके भी यहाँ पर अलग-अलग होने के बाद भी एक ही प्रकार का है। तो ये जो पहला नेचर है इंडियन टूरिज्म प्रोडक्ट का, वो है कंपोजिट नेचर। सेकंड है सिम्बायोटिक नेचर। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो नेचर है और जो कल्चर है वो एक दूसरे पर आश्रित है। तो यहाँ पर जो भी रिलीजियस प्रैक्टिस होती है और जो कल्चरल प्रैक्टिस होती है, वो डीपली किस पर डिपेंड है, हमारे नेचर पर डिपेंड है। यहाँ पर जो भी ज्योग्राफिकल एसेट्स है, जैसे चार धाम यात्रा हो गया हिमालय की, गंगा घाट हो गया वाराणसी का, तो ये जितने भी हम लोग यहाँ पर रिलीजियस चीज़ें फॉलो करते हैं, जो कल्चरल चीज़ें प्रैक्टिस करते हैं, वो हमारे मिश्रित है हमारे नेचर से, मतलब आश्रित है एक दूसरे पर। उसके बाद है थर्ड कोर नेचर, हाई एक्सपीरियंशियल वैल्यू। तो पहले क्या था, लोग जब घूमने आते थे तो वो देखते थे कि वहाँ पर क्या चीज़ है देखने के लिए, तो सिर्फ उसको देखने के लिए आते थे, साइट सीइंग करने के लिए आते थे। पर अब जो है, जो हमारा टूरिज्म है वो शिफ्ट हो गया है लिविंग हेरिटेज के लिए। अब लोग चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं वहाँ पर। जैसे ऋषिकेश में लोग योगा करने के लिए आते हैं, केरला में आयुर्वेदा थेरेपी लेने के लिए आते हैं। अगर कोई रूरल होम स्टे में रह रहा है, तो वो वहाँ पर देखना चाहता है जिस एरिया में वो जा रहे हैं, कि लोगों का जो रीति-रिवाज़ है, कल्चर है, वो किस तरह का है, वो किस तरह का खान-पान यूज़ करते हैं, जो उनके फेयर्स हैं, फेस्टिवल हैं, उनको मनाने का क्या रीज़न है। तो इन चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के लिए अब जो है टूरिस्ट लोग ज़्यादा जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये हाईली एक्सपीरियंशियल वैल्यू भी प्रोवाइड कराता है इंडियन टूरिज्म प्रोडक्ट। इसके बाद है पेरिशेबिलिटी एंड इंसेपरेबिलिटी। तो ये भी इसका कोर नेचर है। पेरिशेबल का मतलब होता है क्षण में जो भंगुर हो जाता है। मान लो आज आपने अपने होटल का रूम लगाना था 400 या 500 रुपए में, पर वो नहीं लगा। यानी उसका मतलब ये है कि जो आज हमारा 400-500 का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई अगले दिन नहीं की जा सकती है, क्योंकि जो उस दिन का रेट था वो उसी दिन लगना था, तो ही हमें मुनाफ़ा होता, फ़ायदा होता। तो जो हमारा टूरिज़्म प्रोडक्ट है वो पेरिशेबल है, ठीक है? और इनसेपरेबल है, यानी जो सर्विस प्रोवाइडर है और जो उसको सर्विस को कंज़्यूम करने वाला है, वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है? तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन टूरिज़्म प्रोडक्ट के, या जो भी टूरिज़्म प्रोडक्ट होते हैं, उनका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको यूनिट 1 में भी डिटेल से कवर किया गया है। आप ज़रूर से जाकर यूनिट 1 की प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, और वहाँ पर और भी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं टूरिज़्म प्रोडक्ट के। तो आपके एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा अगर आप इसे डिटेल से भी देखें। तो ये हमारे कोर नेचर ऑफ इंडियन टूरिज़्म प्रोडक्ट है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ पर डाइवर्सिटीज़ इन इंडियन टूरिज़्म प्रोडक्ट। तो ये जो हमारा इंडियन टूरिज़्म प्रोडक्ट है, इसमें डाइवर्सिटी कैसी है? तो पहली डाइवर्सिटी हम देखते हैं ज्योग्राफिकल एंड टेरेन में।
तो जैसा कि मैंने बताया था हमारे पास माउंटेन्स भी है हिमालय के रूप में जहाँ पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया, हिमाचल, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम, मणिपुर, मिज़ोरम ये जो हिमालयन क्षेत्र में आते हैं। तो ये हमारा एक प्रोडक्ट कैटेगरी है। उसके बाद डेज़र्ट में जो हमारा थार डेज़र्ट हो गया या राजस्थान वाला जो भी एरिया हो गया, वो भी हमारा प्रोडक्ट है, टूरिज़्म प्रोडक्ट। उसके बाद जो कोस्टल लाइन्स हो गई, तो इसमें हमारे गोवा, तमिलनाडु, केरला जो भी कोस्ट साइड जितने भी हमारी स्टेट्स हैं, तो ये भी हमारा यहाँ पर प्रोडक्ट है और वेटलैंड्स हो गए, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आती है हमारी ज्योग्राफिकल एंड टेरेन में। इसके बाद अगर हम बात करें सेकंड सोशियो कल्चर एंड रिलीजियस, तो इसमें भी हमारे इंडियन टूरिज़्म प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। आपको पता है हमारा जो देश है वो विभिन्न धर्मों से जुड़ा हुआ है, विभिन्न मान्यताओं से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर पिलग्रिमेज भी किए जाते हैं, सूफी श्राइन भी यहाँ मिलेगी आपको, मोनेस्ट्रीज़ भी मिलेगी, हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलेगी। तो फॉर एग्ज़ाम्पल वाराणसी में गंगा घाट हो गया, अजमेर शरीफ हो गया आपका, गोल्डन टेम्पल हो गया, हेमिस गोम्पा हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी डाइवर्स है। अलग-अलग धर्मों के लोग अलग-अलग मान्यताओं को मानते हैं, इसीलिए जो हमारा इंडियन टूरिज़्म प्रोडक्ट है, सोशियो कल्चर एंड रिलीजियस पर्सपेक्टिव से भी काफ़ी डाइवर्स है। इसके बाद है लिविंग हेरिटेज एंड वेलनेस। इसमें भी बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। आयुर्वेदा की थेरेपीज़ हो गई, सिद्धा थेरेपीज़ हो गई, योगा क्लासेस हो गई या फिर क्लासिकल्स जो भी आर्ट्स हो गए, ये डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट हैं सभी के। और उसके बाद वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी की बात करें, तो यहाँ पर हमारे पास नेशनल पार्क्स भी बहुत ज़्यादा हैं, टाइगर रिजर्व्स भी है और एंडेमिक फ्लोरा भी है। तो जो काजीरंगा नेशनल पार्क हो गया, एक सींग वाले राइनो के लिए काफ़ी फ़ेमस है। जो हमारा जिम कॉर्बेट हो गया, ये हमारे टाइगर रिजर्व के लिए काफ़ी फ़ेमस है। और जो गिर नेशनल पार्क है, एशियाटिक लायंस के लिए यहाँ पर काफ़ी फ़ेमस है। तो जो डाइवर्सिटी है हमारे इंडियन टूरिज़्म प्रोडक्ट में, वो वाइल्ड लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी में भी काफ़ी देखने को मिलती है। ठीक है? इसके बाद हम देखते हैं सीज़नैलिटी क्या होती है। फिनोमिनन ऑफ सीज़नैलिटी इन इंडिया। अगर हम इसकी डेफ़िनिशन की बात करें सीज़नैलिटी की, तो यहाँ पर लिखी गई है टेम्पोरल फ्लक्चुएशन इन टूरिस्ट अराइवल, बेड ऑक्यूपेंसी एंड टूरिज़्म रेवेन्यू ओवर द 12 मंथ कैलेंडर साइकिल। तो जैसा कि आपको पता है कि जो टूरिस्ट आते हैं किसी एरिया में, वो ऐसा नहीं है कि 12 महीने वहाँ पर टूरिस्ट आएँगे। एक सीज़न होता है कि जब लोग भी फ्री होते हैं और किसी एरिया में टूरिस्ट वहाँ पर आते भी हैं। तो इसमें प्राइमरी ड्राइवर्स क्या है सीज़नैलिटी के, इंडिया के पर्सपेक्टिव से। तो पहला है क्लाइमेटिक फैक्टर। तो जब गर्मियाँ पड़ती है, मान लो नॉर्दर्न प्लेन में गर्मियाँ पड़ती है, तो वो ढूँढते हैं प्लीज़ेंट विंटर एरिया वाले को। ठीक है? मान लो मई-जून में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो वो कोशिश करते हैं हिली एरिया में आने की। ठीक है? तो उस टाइम जो है छुट्टियाँ भी पड़ती है, हॉलिडेज़ भी पड़ती हैं। काफ़ी लोग उस हीट वेव से बचने के लिए हिली एरियाज़ में आते हैं, जैसे उत्तराखंड हो गया, जम्मू कश्मीर, हिमाचल में आना शुरू करते हैं, तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर है एक तरह से। उसके बाद है मॉनसून रियलिटीज़। तो वैसे तो मॉनसून रियलिटीज़ ये हुआ कि जो हमारा मॉनसून वाला एरिया होता है, एक तरह से डेड सीज़न माना जाता है। बहुत ही कम यहाँ पर लोग आते हैं किसी भी मॉनसून वाले एरिया में क्योंकि लैंडस्लाइड का खतरा होता है या फिर बाढ़ का खतरा होता है, फ्लडेड एरिया वगैरह होते हैं। तो मॉनसून में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वो बीचेज़ की तरफ जाना शुरू करते हैं क्योंकि उस समय जो है मौसम सुहावना जैसा लगता है या फिर आयुर्वेदा सेशन उस टाइम चलते हैं, वेस्टर्न घाट्स एंड केरला में, ठीक है? तो मॉनसून में जो है ये डाइवर्ट हो जाता है, जो भी टूरिस्ट का आना-जाना है। एक तरह से वो साइट सीइंग के लिए नहीं आ रहे हैं, एक तरह से वो एक्सपीरियंस करने के लिए आते हैं कुछ चीज़ों को मॉनसून में। इसके बाद है पिलग्रिमेज एंड फेस्टिवल कैलेंडर्स। तो ये भी सीज़नैलिटी में काफ़ी फ़र्क डालते हैं। मान लो चार धाम यात्रा है, वो मई से अक्टूबर तक चलती है। तो सीज़न उत्तराखंड में जो चार धाम वाला एरिया है, उसी समय जो है सीज़न माना जाएगा टूरिस्ट सीज़न। दुर्गा पूजा होती है हमारी दिवाली के टाइम,
तो जो ये कोलकाता में होती है दुर्गा पूजा वगैरह, तो जो वहाँ पर पीक सीज़न होगा, वो उसी समय होगा जब दुर्गा पूजा होगी। कुंभ मेला हो गया, कुंभ मेले के टाइम ही जो है टूरिस्ट सीज़न चलेगा। तो ये जो पिलग्रिमेज है या फेस्टिवल कैलेंडर्स है, इस पर भी बेस्ड होता है कि सीज़न कब स्टार्ट होगा। इसके बाद ये जो इंस्टीट्यूशनल साइकिल है, जैसे कि ये मैंने बताया है कि वेकेशन समर वेकेशन जब पड़ती है तो लोग हिल स्टेशन की तरफ जाने लगते हैं, ठीक है? तो ये डिपेंड होता है कि बच्चों को स्कूल में कब हॉलीडेज़ पड़ेगी या फिर जो काम करने वाले लोग हैं उनको कब-कब हॉलीडेज़ पड़ेगी, तो ये डिपेंड होता है आपके इंस्टीट्यूशनल साइकिल पर कि सीज़न कब स्टार्ट होगा। तो ये है फिनोमेनन ऑफ सीज़नैलिटी इन इंडिया। इसके बाद देखो सीज़नैलिटी मतलब हुआ कि किस समय कुछ 1-2 महीने ऐसे होते हैं जब पीक सीज़न चलता है। तो उसको मिटिगेट करने के लिए कौन-कौन सी स्ट्रैटेजीज़ हो सकती है। जैसे कुछ जो सीज़न्स है, 2 महीने के लिए है, उसको मिटिगेट करके हम कैसे डाइवर्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर सीज़न 365 डेज़ चले या ज़्यादा से ज़्यादा चले। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट डाइवर्सिफ़िकेशन। तो जैसे आजकल का महीना आप ले लीजिए अगस्त सितंबर मॉनसून का ही महीना है तो आजकल तो लोग ना ट्रैकिंग कर सकते हैं ना कहीं पर बोटिंग वगैरह कर सकते हैं ना राफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं तो यहाँ पर जो डेस्टिनेशन है वो माइस टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट कर सकती है या फिर मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज्म को यहाँ पर प्रमोट कर सकती है माइस टूरिज्म में क्या हो गया जो भी बिजनेस मीटिंग्स हो गई इंसेंटिव या कॉन्फ्रेंसेस वगैरह वगैरह हो गई तो जो डेस्टिनेशन है वो इन चीज़ों के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकती है ताकि वहाँ पर जो टूरिज़्म सीज़न है वो चलता रहे माइस की वजह से भी। उसके बाद ये जो मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज़्म है तो मेडिकल एंड वेलनेस टूरिज़्म ऐसा है कि इसके लिए कोई सीज़न नहीं होता है। कोई सीज़न नहीं बताएगा कि कौन से जो पेशेंट है वो कब आने वाले हैं। तो ये ऑफ सीज़न इनका मतलब कोई परमानेंट सीज़न नहीं है। पर ये जो वेलनेस टूरिज़्म है जैसे मॉनसून सीज़न बोलते हैं कि वो आपके पोर्स इस टाइम खुले होते हैं, तो इस टाइम आप आयुर्वेदा की थेरेपीज़ वगैरह ले सकते हैं। तो ये जो है प्रोडक्ट का डाइवर्सिफ़िकेशन अगर किया जाए तो सीज़नैलिटी को मिटिगेट किया जा सकता है। सेकंड है यहाँ पर डिफरेंशियल एंड ऑफ सीज़न प्राइसिंग। तो इसमें क्या होता है जब किसी डेस्टिनेशन में ऑफ सीज़न चलना शुरू होता है तो वहाँ पर जो है बेड की ऑक्यूपेंसी कम हो जाती है परसेंटेज रेट कम हो जाता है कहीं पे भी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं तो लोग नहीं चाहते कि उनके होटल्स हो गए या जो रेस्टोरेंट हो गए उनको कोई नुकसान पहुँचे तो वहाँ पर क्या होता है वो लोग डिस्काउंट देना शुरू कर लेते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो वहाँ आने के लिए जैसे अगर 30% ऑफ दे रहे थे वो सीज़न टाइम में तो अभी वो 50% डिस्काउंट देना शुरू कर देते हैं। फिर जो भी पैकेजेज़ होते हैं वैल्यू एडिड पैकेजेज़ हो गए, तो इसमें ये होटल्स वगैरह फ्री मील्स ऐड कर लेते हैं या आपको एक साइट सीइंग फ्री दे देंगे कि अगर आप हमारा होटल यहाँ पर अभी ऑफ सीज़न में बुक करोगे तो आपको एक चीज़ फ्री मिलेगी। तो इस तरह से जो है वो प्राइसिंग को जो है ऊपर-नीचे करके जो है ये सीज़नैलिटी को यहाँ पर मिटिगेट किया जा सकता है। उसके बाद है मानसून टूरिज़्म कैंपेन। तो जैसा कि आपको पता है कि मानसून एक डेड सीज़न माना जाता है, ख़ासकर हिमालयन क्षेत्र में क्योंकि यहाँ पर लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है, फ्लड बहुत ज़्यादा होता है। और जो बीच वाले एरिया है, वहाँ पर भी ज़्यादातर उमस होती है तो लोग कम जाना प्रेफ़र करते हैं। तो इसके लिए जो केरला का टूरिज़्म है, उसने यहाँ पर लॉन्च किया था मॉनसून मैजिक इन केरला और गोवा ने लॉन्च किया था गोवा 365 डेज़। तो उन्होंने यहाँ पर क्या किया, उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आपको वेलनेस और ये जो आयुर्वेदा की थेरेपीज़ वगैरह होती है, वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे मॉनसून में। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले बताया कि ये जो मॉनसून मैजिक केरला है, इन्होंने ये चीज़ प्रमोट की थी कि यहाँ पर जो मॉनसून वाला सीज़न होता है, उसमें हमारे स्किन के जो पोर्स होते हैं, वो इस टाइम खुले होते हैं और अगर हम मॉनसून सीज़न में ऐसी थेरेपीज़ लेंगे तो वो काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और बॉडी रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगी आपको। तो इस तरह से यहाँ पर मॉनसून टूरिज़्म को प्रमोट किया गया। तो ऐसे ही बहुत सारे कैंपेन लॉन्च किए जा सकते हैं सीज़नैलिटी को मिटिगेट करने के लिए, अपने-अपने रीजन्स के हिसाब से देख के कि हम वहाँ पर और उसके बदले क्या प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद है ईयर राउंड कल्चरल फेस्टिवल। Hosting indoor art summit, food festival, and literature festival.
तो जैसे मान लो जयपुर का जो मेन सीज़न है वो चलता है आपका जनवरी-फरवरी में, ठीक है? पर जनवरी-फरवरी में तो हमारा टूरिस्ट सीज़न ख़त्म हो गया, पर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जयपुर ने लिटरेचर फेस्टिवल अपना स्टार्ट कर लिया ताकि वहाँ पर लोग लिटरेचर के लिए वहाँ पर आए, या फिर जो खजुराहो का डांस फेस्टिवल हो गया फ़रवरी में जो होता है। तो इस तरह से जो भी कोई ना कोई फेस्टिवल वगैरह करवाए जाते हैं, कल्चरल फेस्टिवल हो गए, फेयर फेस्टिवल्स हो गए, तो अलग-अलग रीजन के अपने-अपने फेस्टिवल्स होते हैं और लोग उनको देखने के लिए भी आते हैं, और वो कोई सीज़नल नहीं होते हैं, ऑफ सीज़न ही होता है मैक्सिमम। तो इस तरह से जो है सीज़नलिटी को यहाँ पर मिटिगेट किया जाता है। आई होप आपको ये वाला टॉपिक भी अच्छा लगा होगा। तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें टी फॉर टूरिज़्म में, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। और अगर आपको डेली अपडेट्स चाहिए, और जो पीवाईक्यूज़ वगैरह यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं यूजीसी नेट टूरिज़्म 093 व्हाट्सएप चैनल पर, आप ज़रूर से यहाँ पर आकर जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।